बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब भी सोच रहे होंगे कि वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना ही करते तो अच्छा था। देखें, पहले खबर ये आई थी कि शहबाज शरीफ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो 14 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो एक मईशत के हवाले से एक मनसूबा देंगे। और ये कोई स्टीफन डर्कन पॉलिसी है कोई। एक्चुअली होता ये है कि हम एक फार्मूला पहले लगाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बरतानिया हम गए, वहाँ जाके हमने कोशिश की कि बरतानिया से कोई फार्मूला लेकर आएँ, तो वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करते रहते हैं। एक के साथ हमने बातचीत की, उन्होंने हमें एक बना बनाया फार्मूला जो है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की, पाकिस्तान की इकॉनमी के मुताबिक उसको सेट किया और पाकिस्तानियों को थमा दिया, जनाब जाएं, इसके मुताबिक आप करेंगे तो पाकिस्तान चल पड़ेगा। जब वो पाकिस्तान आई रिपोर्ट, उसके साथ जब यहाँ पे उसके ऊपर तबसरे हुए और वो उसको स्टडी किया गया मुख्तलिफ वजारतों में, तो पता चला पाकिस्तान में वो एप्लीकेबल ही नहीं है, लिहाजा उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। और IMF के बजट को भी पाकिस्तानी भूल जाते अगर ये जो फार्मूला बरतानिया से मंगाया गया है मईशत को बचाने वाला, अगर इसको अप्लाई कर दिया जाता पाकिस्तान के ऊपर। तो वो भाई, बरतानिया एक अलग तरह का मुल्क है, वो अलग तरीके से चलता है, उसका निज़ाम अलग तरह का है। पाकिस्तान बिल्कुल अलग है, उनकी ज़रूरियात अलग हैं, हमारी ज़रूरियात अलग हैं, उनके वसाइल अलग हैं, हमारे अलग हैं। उनका टैक्स का सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा उसकी रिफॉर्म्स हो चुकी है, आपने कुछ भी नहीं किया। आप उनसे बना बनाया मॉडल लेंगे और यहाँ पे लाके आप उसको अप्लाई कर देंगे, वो नाकाम हो जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब को समझाया गया कि ये ना करना, रुक जाएं, अभी लोगों की चीखें निकल जाएंगी। तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो ठंडे पड़े और उनके जज्बात के ऊपर पानी डाला गया। फिर मियां नवाज शरीफ साहब को जोश आया कि जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूं। तो अब तो मेरे ख्याल में मियां साहब ये सोच रहे होंगे मैं ना ही करता तो अच्छा था, क्योंकि मियां साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो दुर्गत बनी है, यानी PMLN का जो अपना चैनल है उसके ऊपर लगभग 2500 मरतबा मियां साहब का ये जो सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का था जमेला वो देखा गया। यानी मियां नवाज शरीफ 3 दफा का पाकिस्तान का वजीर आजम और इतना मकबूल आदमी, PMLN की सबसे बड़ी क़यादत, 3 दफा वजीर आजम रहने वाला, बेशुमार उसकी जो है वो तारीफें करते हैं लोग। लेकिन जितने लोग उनकी तारीफें करते हैं उन्होंने भी मियां साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। यानी 2500 बंदे तो हम गिन सकते हैं जो दिन रात मियां साहब की तारीफें करते हैं। आज उनकी हुकूमत है, उनकी हुकूमत के अपने लोगों की तादाद अगर आप गिने पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके अपने करीबी लोगों को गिने तो वो 2500 बनते हैं, उन्होंने भी शायद नहीं सुना। तो जो PMLN का अपना चैनल है उसके ऊपर कोई 2500 लोगों ने चंद घंटे पहले तक मियां नवाज शरीफ साहब को देखा था। और एक तरफ इमरान खान साहब थे, वो सिर्फ अनाउंस करते थे तो 10 से 15,000 बंदे पहले से बैठ के वेट कर रहे होते थे कि कब इमरान खान साहब आएंगे और वो कहेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और लाखों लोग उनको चंद घंटे के अंदर देख लेते थे, मिलियंस के अंदर उनकी वीडियोस लोगों ने देखी है। ये मकबूलियत का जमीन आसमान का फर्क है। और मियां साहब ने जो जो कुछ बोला वो लंबी छुट्टी के बाद आते हैं मियां साहब, वो समझते हैं मैं रीलॉन्च हो रहा हूं, पाकिस्तानियों को शायद इस दफा जोश आ जाए। पाकिस्तानी बिल्कुल ही ठंडे हो गए मियां साहब को लेके। पाकिस्तान को आइडिया हो गया है कि जब भी मियां साहब ने कोई इनकलाब की बात करनी होती है, अवाम को कुट पड़ा के मियां साहब ने अपनी डील करके निकल जाना होता है। लिहाजा पाकिस्तानी मियां साहब पे एतबार नहीं कर रहे। मियां साहब के पोस्टर के ऊपर जूते मारने के मामले पर जो इल्जाम लगा है उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मरी में मियां साहब के पोस्टर लगे हुए थे, लोगों ने उसके ऊपर जूते बरसा दिए और उस पर जो एक मुकदमा दर्ज किया गया वो दहशतगर्दी का मुकदमा अब दर्ज कर दिया गया है। तो दहशतगर्दी के मुकदमे को भी अब मजाक बना दिया गया इस मुल्क में। यानी अगर आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं है, वो जी दहशतगर्द है, ये बंदा जो है ये ऐसे क्यों चल रहा है, ये दहशतगर्द है, इसने ये वाली खबर क्यों दी है, ये भी दहशतगर्द है, इसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, ये भी दहशतगर्द है, ये हुकूमत से इख्तलाफ करता है, ये भी दहशतगर्द है। तो दहशतगर्दी को तो मजाक बना के रख दिया इस मुल्क में। यानी एक 780A का मुकदमा होता था, एक दौर था कि उसकी खबर रिपोर्ट करते हुए या उसका नाम लेते हुए लोग कांप जाते थे, लोग परेशान हो जाते थे, काउंटर वेरिफिकेशन करते थे, बार बार रीचेक करते थे कि यार दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया, इतनी बड़ी बात होती थी। आज आपको जो बंदा मिलता है इधर उधर फिरते टुरते, आपको वो कहते हैं जी मेरे पे दहशतगर्दी के 4 मुकदमे, जी मेरे पे 6 मुकदमे। दहशतगर्दी के मुकदमे का मजाक बनाकर रख दिया इन्होंने मुल्क के अंदर। इसी तरह कानून का आहिस्ता आहिस्ता मजाक बनता है। यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन उनके स्टेटमेंट ने नवाज शरीफ साहब को पूरा का पूरा पोल खोल कर रख दिया। हुआ ये कि हम सारे ये समझते थे कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब जो जिला वतनी काट के आए परवेज मुशर्रफ के दौर में, और वो भी जिला वतनी पे खुद अपनी मर्जी से गए थे, डील करके गए थे और अरबियों की गवाही डलवा के गए थे, उनकी गारंटी देकर गए थे। फिर ये सऊदी अरब गए, वहां से बरतानिया गए, फिर बरतानिया से पाकिस्तान आए डील करके। तो मियां नवाज शरीफ साहब ऐसा लगता था कि शायद अब बदल गए हों, शायद तब्दील हो गए हों, लेकिन नहीं बदले मियां साहब। यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने अब बताया कि जनाब जो जनरल बाजवा थे ना,
जब उनको आर्मी चीफ अपॉइंट किया जा रहा था तो उस पे जनरल बाजवा के एक ससुर हैं जो 80 की दहाई से मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी ताल्लुकात वाले हैं, उनका नाम है जी जनरल एजाज। तो जनरल एजाज साहब की जाती सिफारिश के ऊपर, यानी उनके कहने के ऊपर और उनके गारंटी देने के ऊपर कि जनाब जिस तरह तुम कहोगे उस तरह ही होएगा और आपके साथ खड़े होंगे हर हालात के अंदर, किसी भी मुश्किल में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जब ये सारी चीजें उन्होंने गारंटियां दी तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया। अंदाजा कीजिए आप। और ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का ये स्टेटमेंट कहने के बाद एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ को भी सीट दिलवाई थी और बहुत सारे और लोगों को भी सेंट्रल पंजाब में सीटें दिलवाई थी, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस तरह सर्वेज में जीत रही थी, इलेक्शन में रिजल्ट वो नहीं आया था। यहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से लगभग कोई 15-20 सीटें छीन ली गई थी, लेकिन इसी तरह कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुछ सीटें एक्स्ट्रा मिल गई थी 5-7। तो हुआ यह कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक कमजोर हुकूमत दी गई। हालांकि जनरल बाजवा की कोशिश थी कि उस वक्त हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ ले लें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत गिरने से पहले मईशत का वो सत्यानाश कर दिया था कि मिफ्ता इस्माइल ने जाके जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को यह कहा था कि दुआ करें कि हमारी हुकूमत ना आए। तो बाजवा साहब ने कहा जी फिर आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, इलेक्शन में तो जो जाता है वो हुकूमत बनाने के लिए जाता है। तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा था हमने इस मईशत के अंदर इतने बड़े बड़े गड़े डाल दिए हैं कि 3 साल तक जिसकी भी हुकूमत बनेगी उसकी कमर सीधी नहीं होगी। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान को आगे कर दिया। इमरान खान ने उस मईशत को संभाल लिया और ऐसा संभाला कि बदतरीन हालात के अंदर वो जब मुल्क को बदतरीन हालात में नवाज शरीफ साहब छोड़कर गए तो इमरान खान साहब ने उसको बेहतरीन अंदाज में संभाल लिया। और जब इमरान खान साहब छोड़कर गए तो तब मुल्क कहां पे था, पूरा पाकिस्तान आज गवाही देता है कि बहुत बेहतर पोजीशन में था। 6% की शरह से पाकिस्तान ग्रो कर रहा था लगातार 2 सालों से। एक्सपोर्ट्स आपकी हाई हो चुकी थी, इंडस्ट्री आपकी सारी की सारी चल रही थी, रेमिटेंसेज आपके बढ़ चुके थे, आपके रिजर्व के अंदर 16 अरब डॉलर्स पड़े हुए थे और आपकी सारी चीजें तकरीबन कंट्रोल में थी। लेकिन जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गिरा के मियां साहब वापस आए तो तब से लेकर अब तक सत्यानाश कर दिया है। और वो राना मशरूफ साहब कह रहे थे ना कि मियां साहब आपका विजन है, मियां साहब आपका विजन है। तो मैं मियां साहब को बताता हूं उनके विजन के मुतालिक थोड़ी सी चीजें और, लेकिन एक मरतबा फिर आप याद रखिएगा कि आर्मी चीफ की तैनाती पे नवाज शरीफ साहब ने कितनी डर्टी पॉलिटिक्स की थी। ये बात ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं कि मेरिट नहीं देखा था, जाती गारंटी देखी थी और अपना फायदा और नुकसान देखा था और यह देखा था कि सियासी नुक्ता नजर से मुझे क्या सूट करता है। तो इदारे को सियासत में किसने घसीटा? ख्वाजा आसिफ साहब की गारंटी है और वो खुद कह रहे हैं और वो गवाही दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये अपॉइंटमेंट सियासी बुनियादों के ऊपर की थी, जाती ताल्लुकात को देखते हुए। अब आ जाए मियां साहब का विजन मैं बताता हूं। मियां साहब ये आपका ही विजन है, आप ही कर सकते हैं। इस वक्त 25 लाख जो फ्री लांसर थे पाकिस्तान में, जो हालिया रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उनका मुस्तकबिल खतरे में। जो लोग काम करते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, जो लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो डॉलर्स कमाकर पाकिस्तान में लेकर आते हैं, उनमें 25 लाख ऐसे नौजवान हैं जिनका रोजगार पूरी तरह से खतरे में आ गया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मदर कंपनीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान में देती हैं फ्रीलांसर्स को कि आप हमारे ये प्रोजेक्ट बनाएं, इसके मुताबिक हम आपको पे करेंगे। उन कंपनीज ने इंडिया और बांग्लादेश और बाकी मुल्कों का रुख कर लिया है। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी बढ़ सकती थी आईटी सेक्टर के जरिए से, वो बजाय बढ़ने के डिक्रीज होना शुरू हो गई है। ये मियां साहब का विजन है। मियां साहब के विजन की एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। पिछले 10 साल में 73 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए, यानी 73 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क चले गए हैं। और ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, यानी ये वो आदादोशुमार हैं जो कोई घर बैठ के किसी ने नहीं बनाए, ये बाकायदा अंग्रेजी अखबारात के अंदर छपे हैं। इसकी तफसीलात मैं आपको दे देता हूं। 73 लाख पाकिस्तानी शहरी बैरून मुल्क चले गए 10 साल में, जिनमें से 62 लाख ऐसे हैं जो पीडीएम के और नून लीग के दौर में गए हैं। यानी जो नून लीग का पहला दौर था ना 2013 से 2018 तक, उस बीच में लगभग 38 लाख से जायद पाकिस्तानी बाहर चले गए थे। 5 साल में 38 लाख से जायद। उसके बाद आ जाए जी, जब पीडीएम की दोबारा हुकूमत बनी अभी, यानी 2 साल के अंदर, 2 साल में 25 लाख पाकिस्तानी मजीद बाहर चले गए हैं, पहले से भी ज्यादा रफ्तार से बाहर जा रहे हैं। इमरान खान के 3.5 साल बीच में, उसमें कितने लोग गए होंगे बाहर? 11 लाख पाकिस्तानी। यानी 3.5 साल में, इमरान खान साहब के 3.5 साल में
11 लाख पाकिस्तानी बाहर गए हैं और इनके 7 साल में कितने पाकिस्तानी बाहर गए हैं आप देख लें, 62 लाख। यानी इमरान खान ने इनसे आधे वक्त में हुकूमत की है ना। अगर इनका टोटल ड्यूरेशन आप देखें तो बन जाता है लगभग 7 साल। तो इन्होंने 7 साल में जो पाकिस्तानी खो दिए, जो पाकिस्तान छोड़ के लोग बाहर चले गए, वो हैं जी 62 लाख। और इमरान खान के 3.5 साल में यानी उनके आधे टाइम में 11 लाख। यानी अगर इमरान खान की शरह से ये करते तो 22 लाख बाहर जाते। तो 50 लाख पाकिस्तानी ज्यादा इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान छोड़कर बाहर चला गया। मायूस हो जाते हैं ना लोग। अब उनमें हाईली क्वालिफाइड 3.5 लाख पाकिस्तानी हैं, हाईली क्वालिफाइड। और किस तरह के लोग गए जरा ये आप देख लीजिए। इनमें से जो हाईली क्वालिफाइड लोग गए हैं उनमें से 3 लाख से ज्यादा इनके दौरे हुकूमत में गए हैं और 48,000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में गए हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आधा टर्नओवर में 48 लाख लोग भेजे और इन्होंने दुगने टर्नओवर में 3 लाख लोग भेजे। 6 गुना लोग इनके दौर में ज्यादा रफ्तार से बाहर गए हैं। डॉक्टर जो हैं वो 24,500 डॉक्टर, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर बाहर चले गए। इंजीनियर्स 62,000 चले गए। असातिज़ा, और ये वो असातिज़ा हैं जो प्रोफेसर लेवल के लोग होते हैं, जो बाहर जाके यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं, ये 13,000 आपके चले गए। नर्सेज 12,500, अकाउंटेंट्स आपके 53,000, जो इलेक्ट्रिशियंस वो 2,17,000, फार्मासिस्ट ये 5,257। ये और बहुत सारी टेक्निकल फील्ड्स हैं जिनके लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। ये नेकी इन्होंने पाकिस्तान के साथ की है। नाज़रीन, ये खबर आती है और खबर यह है कि इमरान खान साहब को जेल में कुछ सहूलियत फराहम करने के ऊपर एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल वो पकड़ा गया जी, और मोहम्मद अकरम उसका नाम है। और उसके साथ कुछ और छोटे मोटे जो है वो वहाँ पे होते हैं वार्डन्स वगैरह, वो भी 1-2 पकड़े गए हैं और उनके ऊपर इंक्वायरी हो रही है कि आपने इमरान खान साहब को क्या सहूलियत फराहम की और किस किस्म की सहूलियत वो थी। अब इस मामले में ये क्लेम किया गया कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कि IG शाहिद सलीम बेग साहब जो हैं, जो साबिक IG हैं जेल खाना जात के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। वो चाय पी रहे थे, समा टीवी पे खबर चल रही थी, साथ साथ उन्होंने वीडियो बनाई कि देखिए जी मैं तो अपने घर में चाय पी रहा हूँ, ये सामने समा टीवी बता रहा है जनाब कि मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ और मैं कहीं गिरफ्तार हूँ। तो ये तो येलो जर्नलिज्म है, ये तो ज्यादती हो रही है। देखिए मेरे सहाफ़ी दोस्तों को एक बात का मतलब समझना पड़ेगा। इंक्वायरी में शामिल होना एक अलग चीज़ होती है, शामिल तफ्तीश हो जाना ये अलग चीज़ होती है, हिरासत में लिया जाना एक अलग चीज़ होती है, गिरफ्तार करना एक अलग चीज़ होती है। जब आप गिरफ्तारी का वर्ड यूज़ करते हैं तो ये इसका मतलब ये होता है कि सरकारी कागजात में बंदा गिरफ्तार हो गया, और जब वो गिरफ्तार हो जाता है तो उसको कोई ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, उसको फिर किसी अदालत के जरिए छुड़वाना होता है, उसको अदालत में पेश करना होता है। तो जब आप लफ्ज़ गिरफ्तार इस्तेमाल करेंगे तो आप गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तहवील में लिया जाना फॉर द टाइम बीइंग और हरासा करना या हरासत में लेना वो एक अलग चीज़ है, तफ्तीश के लिए बुलवाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन गिरफ्तार करना वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। गिरफ्तार करने का मतलब यह है कि बंदे के बुनियादी हुकूक ख़त्म हो गए, अब वो अदालत में जाएगा, अदालत में जाकर वो पेश होगा, वहाँ पर उसको पेश किया जाएगा, जज के रहमो करम पे वो बंदा होगा कि उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना। बहरहाल ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब जो कादी फायद ईसा साहब ने किया, इसके बाद अलीमा खान साहब है इमरान खान साहब की बहन, एक तो उन्होंने कहा जी 400 कैमरे और माइक्स लगे हुए हैं इमरान खान की निगरानी के लिए अडियाला जेल के अंदर। वैसे ये बहुत बड़ा क्लेम है, इतनी बड़ी तादाद में खुफिया कैमरे और माइक्स हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लगाए गए हैं ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। क्या इमरान खान की एक एक मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जाती है? लेकिन अलीमा खान साहबा ये कह रही है तो हो सकता है वो किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात कर रही हो। बहरहाल वो एक दरखास्त लेकर पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने वकला को लेकर, लतीफ़ खोसा वगैरह और बाकी लोग भी थे, इन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और वहां जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा कि जनाब ये दरखास्त वसूल करें, कादी फायद ईसा ने ज्यादती की है। अब तो फॉर्मेलिटी रह गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसे केस पर जो इमरान खान साहब का छोटी अदालत में सुना जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस केस के ऊपर रिमार्क्स दिए हैं और उसमें इमरान खान के खिलाफ बात की है। तो अब तो सिर्फ फैसला सुनाना बाकी रह गया है, क्योंकि कोई भी छोटा मोटा जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी अब वो क्या करे जज, उसके पास ऑप्शन नहीं है कि चीफ जस्टिस को नाराज कर ले, क्योंकि चीफ जस्टिस अपना ज़हन बना चुके हैं और बता चुके हैं कि ये फैसला ये है और क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये इसने फलाने ज्यादती की है। तो उन्होंने एक साइड ले ली है चीफ जस्टिस ने, जो गैर जरूरी था। ये मिसकंडक्ट इसको करार दिया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, दरखास्त लेकर गए, लेकिन मजे की बात यह है कि इनकी दरखास्त जो है वो वसूल ही नहीं की गई।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जाते थे ना कागजात नामजदगी लेकर जमा करवाने के लिए, तो वो जमा नहीं होते थे, बिल्कुल ऐसे ही ये दरखास्त जमा ही नहीं हुई। तो अब देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर और क्या करती है। अच्छा, एक और खबर है, जमात इस्लामी ने कहा जी कि 28 अगस्त को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल हम करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि हम दोबारा धरना भी देंगे। तो जमात इस्लामी ने पहले धरना दिया था तो बिजली 2.5 रुपये से ज़्यादा महंगी हो गई थी। तो अब जमात इस्लामी वालों से गुजारिश है, मेरे भाई हैं, कि अगर आप धरना दें तो आप आपने बिजली सस्ती करवा कर आना है, महंगी करवा के नहीं आना। और दूसरी बात यह है कि अजहर बुशवानी साहब के भाइयों का जो अदालती हुक्मनामा है, अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि इनको बाजियाब करवाया जाए और बाजियाबी का जो हुक्मनामा है ये वजीर आजम तक पहुंचाया जाए। यानी अब ये वजीर आजम हाउस में जाएगा, हुक्मनामा वजीर आजम को पेश किया जाएगा कि जनाब अजहर बुशवानी के भाई हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, 2.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, वो गायब कर दिए गए हैं। 2 भाई, दोनों प्रोफेसर हैं, दोनों पढ़ाते हैं, और सिर्फ एक लड़का उनका जो घर का है वो पॉलिटिक्स करता है और इख्तिलाफ राय रखता है पॉलिसी से। लिहाजा उसके 2 भाइयों को क्यों उठा लिया गया? ये जुल्म और जबर और फस्तायत है। लिहाजा अब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाएगा, देखते हैं कि वहां से कोई एक्शन होता है या नहीं होता। लेकिन जाते जाते एक चीज मैं आपको बताऊं, मियां साहब ने दोबारा पूछ लिया है मुझे क्यों निकाला। और मैंने आपको 2020 में ये बात बता दी थी। मैंने आपसे कहा था कि जब इमरान खान को निकाला जाएगा ना, तो ये वाहिद आदमी होगा इस मुल्क में जो पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। और फिर जो होगा वो आप देखेंगे, और आपने वो होते हुए देखा भी है। तो नवाज शरीफ साहब आज तक पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, और मियां नवाज शरीफ साहब ने एक भी सहाफी को अपने सामने बैठने नहीं दिया। किस डर से? इसलिए ना कि कहीं कोई यही ना पूछ ले कि यास्मीन राशिद और महर शराफत से आप दोनों बाप बेटी इलेक्शन हारे हुए हैं, दोनों बाप बेटी इलेक्शन हारे हैं। एक पहली दफा इलेक्शन लड़ रहा महर शराफत, उसने मरियम नवाज को हराया, और यास्मीन राशिद एक खातून जेल में कैद, कैंसर की पेशेंट, उन्होंने नवाज शरीफ को इलेक्शन हराया, दोनों जीत गए थे। तो इस सवाल से बचने के लिए दोनों ने सामने सहाफियों को रखा ही नहीं। और आज एजाज सैयद साहब ने एक बड़ी मजेदार न्यूज़ दी कि राणा सनाउल्लाह ने और ख्वाजा साद रफीक ने, वैसे इन दोनों ने अपनी हार को तस्लीम किया था। इन्होंने नवाज शरीफ को मशवरा दिया था इलेक्शन के बाद कि हार मान लें मियाँ साहब, हार मान लें, थोड़ी हिम्मत पैदा करें, हार मान लें। लेकिन मियाँ साहब ने हार तस्लीम नहीं की और रोज़ाना हारना पसंद किया। अब मियाँ साहब हारते ही रहेंगे, हारते ही रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।